राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है एचएससी फेयर में। आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 5 लेक्चर नंबर 17 करेंगे। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रहेगा ये लेक्चर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्ट ऑफ हिमालय, ठीक है, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड डैश, यानी कौन सा रिवर है सतलज और कौन से रिवर के बीच में ये कुमाऊं हिमालय है, तो वो आपका काली के बीच में, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडस और सतलज, इंडस और सतलज के बीच में जो आपका हिमालय है वो आपका पंजाब हिमालय है, ठीक। आईपीएस करके आप याद कर सकते हैं, आईपीएस। और आपका सतलज और काली के बीच में जो है आपका कुमाऊं हिमालय, देखिए यहाँ पे काली नदी है, यहाँ पे सतलज, ये दोनों के बीच में जो है आपका कुमाऊं हिमालय है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। आगे देखेंगे काली और तीस्ता, ये दोनों के बीच में आपका नेपाल हिमालय है, ठीक है। और फिर उसके आगे मैं बात करूं तो आपका आसाम हिमालय है। ग्रासलैंड बात करें उत्तराखंड का, तो बुगल्स, और ट्राइब की बात करें यहाँ पे जो ट्राइब रहती है भूटिया ट्राइब, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिवर गंगा, ठीक है। रिवर गंगा के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो रिवर गंगा एंड इस रिवर बेसिन, जो रिवर गंगा और उसका रिवर बेसिन है, सपोज लॉट ऑफ वंडरफुल वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वहाँ पे काफी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गंगा किनारे, ठीक है। पार्टिकुलरली रिवर डॉल्फिन भी, जैसे गंगा में रिवर डॉल्फिन पाया जाता है, ऑटर्स पाया जाता है, फ्रेश वाटर टर्टल और घड़ियाल, तो ये बिल्कुल सही है। रिवर गंगा इज रिवर गंगा इन इंडिया इज मोर देन 2500 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, ये भी बिल्कुल सही है। द वाटर लेवल ऑफ रिवर गंगा नेवर डिपेंड ऑन मानसून, ठीक है, वो कभी मानसून और क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करती, तो ये वाला गलत है। बाकी दो स्टेटमेंट ऊपर का सही। और रिवर गंगा फ्लो फ्रॉम हिमालय, ये हिमालय से फ्लो करती है ऑल द वे टू द बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म होती है ये। अगला बात करें गोमती का ओरिजिन कहाँ है, तो फुलहर लेक से इसका ओरिजिन होता है। लखनऊ सिचुएशन, ठीक है, लखनऊ सिचुएटेड ऑन हिज बैंक, ठीक है, लखनऊ जो है इनके बैंक में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, उसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए यहाँ पे घाघरा, घाघरा कहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं घाघरा इन नेपाल नोन एज कर्नाली, और ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। मामचंग चुंग ग्लेशियर से ये तिब्बत से निकल रही है। अब यहाँ पे गंगा, गंडक, ठीक है, गंडक की बात करें, निहुबिन हिमल ग्लेशियर नेपाल, फिर यहाँ पर कोसी, कटिहार, सोनपुर, ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। टोन्स, यहाँ पे जो नदी है आपका बंदरपूछ रेंज है, यहाँ पे, यहाँ से आपका यमुना निकलती है बंदरपूछ रेंज से। चंबल, चंबल में आपको बैंडलैंड टॉपोग्राफी देखने को मिलता है, बैडलैंड टॉपोग्राफी। कुछ आगे बढ़ते हैं। कोसी फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सन कोशी, अरुण कोशी और तमर कोशी, ठीक है। कोशी जो है वो कैसे किसके कॉन्फ्लुएंस से बनती है, सन कोशी, अरुण कोशी और तोमार कोशी। कोसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शोरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। और दामोदर बात करें, दामोदर जो है वो आपका सोरो ऑफ बंगाल है, ठीक है, दामोदर भी आप लिख सकते हैं। दामोदर ये हो जाएगा आपका सोरो ऑफ बिहार, ठीक है, मतलब सॉरी, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। आगे बात करेंगे। वाटर ऑफ गंगा रिमेन फ्रेश, वाटर जो है गंगा का हमेशा फ्रेश रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियो फेग वायरस, ठीक है, इसमें बैक्टीरियो फेग वायरस रहता है, ठीक है, इसी के लिए गंगा का जो पानी है वो हमेशा प्योर है। आगे बात करें फरक्का एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ 1996 में। फरक्का बैरेज ये आपका 1975 में। टोटल लेंथ बात करें गंगा का 2525 किलोमीटर, और बिकम नेशनल रिवर, ये इनको नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया गंगा को 2008 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल इज नॉट करेक्ट, कोल की यानी कोयला से रिलेटेड इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एंटासाइड जो होता है वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोल, ये बिल्कुल सही है। कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमिनस कोल, ये भी सही है। लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड, लिग्नाइट जो है आपका लो ग्रेड ब्राउन कॉइल होता है विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। मेटलर्जिकल कॉइल इज हाई,
ग्रिड, तो ये आपका स्टेटमेंट ही गलत है। नॉर्थ से ईस्ट, फिर उसके बाद टर्शरी, नॉर्थ ईस्ट में आपका टर्शरी कॉइल मिलता है। गुड क्वालिटी कॉइल की बात करें, गुड क्वालिटी कॉइल यानी अच्छा कोयला कौन सा होगा, जिसमें कार्बन कंटेंट आपका बढ़िया हो, हाई हो, ऐश कम हो, लो ऐश हो, ठीक है, यानी छाई जो होता है वो कम हो, लो सल्फर कंटेंट, लो मॉइस्चर कंटेंट, अगर ये सारा गुण हमको मिल रहा है कॉल में तो वो बढ़िया कोल है। कोल को हम लोग बरीड सनशाइन भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कोल में बात करें, एंट्रासाइट सबसे बढ़िया कोल होता है, 85 से 95% कार्बन होता है इसमें, ठीक है। बिटुमिनस की मैं बात करें तो 75 to 85%, इसको मेटलर्जिकल कोल और कुकिंग कोल भी बोलते हैं। लिग्नाइट की बात करें 60 to 75% होता है इसमें कार्बन, इसको ब्राउन कोयल बोला जाता है, लिग्नाइट। फिर पीट, ये आपका लिग्नाइट आपको कहाँ मिलता है, ने वैली तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अभी हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैड रिकमेंडेड the inclusion of a chapter on the fundamental duties in the Constitution of India and stressed that the citizens should become conscious that in addition to the enjoyment of rights they also have certain duties to perform, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में ये रिकमेंडेशन का बात हुआ है बेसिकली, तो वो किसके रिकमेंडेशन, तो स्वर्ण सिंह कमेटी 1976। कुछ पॉइंट है देखिए, 3 टायर पंचायत सिस्टम को देने वाले कौन थे, ये किनके रिकमेंडेशन में हुआ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, जिसमें टॉप मोस्ट, ठीक है, टॉप मोस्ट टायर में जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर उससे नीचे इंटरमीडिएट टायर में बात करें पंचायत समिति होता है ब्लॉक लेवल पे, और सबसे नीचे बात करें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होता है बॉटम मोस्ट टायर, जिसको विलेज लेवल पे होता है। ये कुछ पॉइंट है उसको देखिए। प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, इफ एनी बॉडी वायलेट, ठीक है, इफ एनी बॉडी वायलेट। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जितना भी है एक्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज। फर्स्ट पंचायत जो है स्टेबलाइज हुआ कब हुआ, 20 अक्टूबर 1959 को, याद रखिए 20 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायत स्टेबलाइज हुआ, कहाँ पे, नागौर राजस्थान में। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से पंचायत को ऐड किया गया 11वां शेड्यूल में, पहले शेड्यूल आपका 8 होता था, ठीक है, बाद में इसको जोड़ा गया पंचायत को। फिर आगे बात करें पार्ट 9 में, पंचायत जो है आपका पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 2430। अगर मैं बात करूं नगर म्यूनसिपालिटी, ये आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, उसमें म्यूनसिपालिटी है और ये आपका 12वां शेड्यूल में है। अच्छा देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है। 24 अप्रैल में बात करें, 24 अप्रैल 1993 को इन्फोर्स किया गया, दैट इज वाई वी सेलिब्रेटेड इट एज अ पंचायती राज डे, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पंचायती राज डे मनाते हैं 24 अप्रैल को, क्योंकि ये इन्फोर्स हुआ था। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से म्यूनसिपालिटी ऐड किया गया, ठीक है। पार्ट 9A में आर्टिकल 243P से 243ZG तक अशोक मेहता कमेटी के हिसाब से 2 टायर पंचायती राज सिस्टम जुड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें, यूपीएससी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, to conduct examination for appointment to the service of union and the services of the state respective, अंडर ये कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 320 में, ठीक है। जो एग्जामिनेशन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी का फंक्शन जो है वो आपका 320 में, यही आपसे पूछा गया था। यूपीएससी आपका पार्ट 14 में है, आर्टिकल 315 से 323 यूपीएससी के बारे में है। अपॉइंटमेंट जो होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, इनका टर्म जो होता है 6 साल या तो 65 साल, जो सबसे पहले हो जाए। स्टेट पीएससी की बात करिए आपका, इसका भी टर्म जो होता है 6 साल और 62 साल होता है, ठीक है, 62। आगे बात करें जेपीएससी, ठीक है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आर्टिकल इसको देख लीजिए, ठीक है, आर्टिकल मैं जूम कर दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। 315 में है आर्टिकल में, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 360 में अपॉइंटमेंट एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर, यानी इनका टर्म के बारे में है और अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल 316 में। 317 में इनका रिमूवल है, ठीक है। 318 में इनका पावर के बारे में, देखिए 318 में पावर है, ठीक है, 17 में रिमूवल। 19 में है प्रोविजन एज टू द होल्डिंग ऑफ एनी ऑफिस बाय द मेंबर ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर, और 320 में आपका फंक्शन के बारे में है। 21 में है पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ यूपीएससी का, पावर को एक्सटेंड करने का। 322 में है एक्सपेंसेस, ठीक है, जो खर्च होगा, एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 323 में रिपोर्ट, जो कि ये पब्लिश करेगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज के फाउंडर है आपका राजा राम मोहन रॉय, ठीक है।
ब्रह्मो समाज के फाउंडर हो गया राजा राम मोहन रॉय। एंड रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। प्रार्थना समाज की मैं बात करूं तो आत्माराम पंडुरंग। और आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की मैं बात करूं 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती इन बॉम्बे। रियल नेम इनका था मूल शंकर। बुक इन्होंने लिखा सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट। सत्य शोधक समाज की बात करूं 1873 ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा बनाया गया। ज्योतिराव फुल्ले ने बुक लिखा है गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्मा। याद रखिएगा दोनों बुक इंपॉर्टेंट होता है। तथ्य बोधि सभा 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर इनके फाउंडर है। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग इन महाराष्ट्र 1867 में। परमहंस मंडली 1849 में दादोबा पंडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। सिद्धू और कानू वेयर लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबेलियन। ठीक है, तो सिद्धू कानू किस रिबेलियन के लीडर थे? तो संथाल रिबेलियन के। मुंडा रिबेलियन की मैं बात करूं इसको उलगुलन, ठीक है, उलगुलन अपराइजिंग भी बोला जाता है और ग्रेट टमल्ट भी बोला जाता है। लीडर बात करें इनका बिरसा मुंडा अगेंस्ट डिकूस के द्वारा आउटसाइडर और खुंडकाटी सिस्टम। ठीक है, खुंडकाटी सिस्टम। और पॉइंट देखिए मोपला रिबेलियन, ये आपका इसको मालाबार अपराइजिंग में 1921, संथाल आपका 1855 में, और कोल रिबेलियन आपका हो गया 1831 से 32। कुछ पॉइंट देखिए। बर्थडे ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन होता है 15 नवंबर को, उसी दिन सेलिब्रेटेड हम लोग सेलिब्रेट मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है लंदन में किन्होंने बनाया? तो दादा भाई नरोजी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एओ हुम की बात करिए, फादर है ऑर्निथोलॉजी के। इन्होंने ही INC इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया 1885 में। दादा भाई नरोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इन्होंने बुक लिखा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, ठीक है, इन इंडिया, और जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दिया। फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश MP। वीकली मैगजीन लिखा रस्त गुफ्तार। फर्स्ट पॉवर्टी लाइन एंड नेशनल इनकम भी इन्होंने दिया। आल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। रहनुमाई मजदियान सभा, ठीक है, ये भी दादा भाई नरोजी के द्वारा, ठीक है, नरोजी फुरदोंजी, ठीक है, दादा भाई नरोजी और नरोजी फुंदोजी के द्वारा, एंड SS बंगाली, ये तीनों मिलके इन्होंने बनाया था रहनुमाई मजदियान सभा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात करें 1874 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। विडो रीमैरेज एसोसिएशन 1861 में बॉम्बे में ये बना था। विडो रीमैरेज एसोसिएशन 1856 में विशु शास्त्री पंडित के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई से रिलेटेड। तो मनी सप्लाई रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई एक फ्लोट कॉन्सेप्ट होता है, ये गलत है, ठीक है। M1 जो होता है सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो ये गलत है, यानी पहला ऑप्शन ही आपका सही है। मोस्ट लिक्विड में बात करें तो सबसे ज्यादा कैश होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कैश हो, फिर गोल्ड हो, फिर चेक हो, फिर DD हो, TD, जिसमें सबसे ज्यादा कैश होगा वो आपका मोर लिक्विड है। अब देखिए स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक में क्या होता है? मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल वेल्थ, पॉपुलेशन, इन्वेंटरी, ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फ्लो कॉन्सेप्ट में आ जाएगा आपका पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर, कितना खर्च हो रहा है, कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, फिर आपका चेंज इन इन्वेंटरी, ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। आगे बात करेंगे M0 में क्या होता है? करेंसी होता है, ठीक है, प्लस RBI में जो डिपॉजिट है। M1 में आपका करेंसी हो जाएगा पब्लिक में, प्लस जो भी अदर डिपॉजिट है RBI में, प्लस डिमांड डिपॉजिट। M2 में जो M1 वाला है वो तो रहेगा ही, प्लस पोस्ट ऑफिस का सेविंग हो जाता है। M3 में M1 का तो जो है वो रहेगा ही, प्लस टाइम डिपॉजिट ऐड हो जाता है। M4 में आपका M3 वाला प्लस जितना भी डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस का वो सब। M0 को मॉनिटरी बेस बोलते हैं। M1 आपका नैरो मनी होता है। M3, ठीक है, ये आपको ब्रॉड मनी होता है, और M3 को रिप्रेजेंट मॉनेटरी एग्रीगेट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। इफ द इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है, इफ द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी
इज राइजिंग, अगर महंगाई बढ़ रहा है इकोनॉमी में, इफ द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज राइजिंग स्टीडली, द सेंट्रल बैंक माइट, सेंट्रल बैंक उस समय क्या करेगा, वो अपना रेपो रेट बढ़ा देगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेपो रेट बढ़ा देता है। तो स्टेरलाइजेशन क्या होता है, सेल और बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। स्टेरलाइजेशन क्या बोलते हैं, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का अगर सेलिंग और बाइंग हो रहा है तो उसको स्टेरलाइजेशन बोलते हैं, सेल और बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, यानी महंगाई के समय में सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड वाइस वर्सा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन राइज इन प्राइसेस, इन्फ्लेशन यानी महंगाई होगा तो सामान का दाम बढ़ेगा। देखिए इन्फ्लेशन से क्या होता है, डिमांड पुल होता है, यानी सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट पुश में क्या होता है, रॉ मटेरियल बिकम कॉस्टलियर और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में देखिए आउटराइट परचेस होता है, सेल और बाई होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। रेपो में देखिए आरबीआई और बैंक के बीच में, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल होता है और खरीदा जाता है, ये चीज होता है। बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है बैंक रेट, आपका लॉन्ग टर्म कोलेटरल नहीं होता है बैंक रेट में। रेपो रेट आपका ओवरनाइट लोन होता है, कोलेटरल होता है इसमें। रिवर्स रेपो रेट की बात करें, आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम बैंक, यानी आरबीआई अगर बैंक से पैसा ले रहा है तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम बैंक टू काउंटर इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। इन्फ्लेशन कैसा कैसा होता है, टाइट होता है, हॉकिश होता है, डियर होता है, कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, बीआर, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, फिर ये सब इसमें बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, इन्फ्लेशन में। और डिफ्लेशन में यानी महंगाई घटाना है तब डोवाइस एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी जो होगा, सीआरआर को, एसएलआर को, बीआर, आरआर और ट्रिपल आर, एमएसएफ, ये सबको घटाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आगे 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने से रिलेटेड क्या सही है। तो रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है, कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, ठीक है, अगर आप लोग डेली एक्सरसाइज कर सकते हो, वो बोला गया रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी सांस वाला जो आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका कैपेसिटी बढ़ता है, ठीक है। कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग टू टेक मोर एयर, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी सांस जब अंदर लेते हैं, रिप्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव डाउन, तो ये भी सही, यानी दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। इनहेल क्या होता है, हम लोग नाइट्रोजन जो लेते हैं, ठीक है, वो 78% लेते हैं, ऑक्सीजन आपका 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। जब हम लोग एक्सेल यानी बाहर जब छोड़ते हैं तब 78% नाइट्रोजन बाहर होता है, ऑक्सीजन 16% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% निकलता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है कुछ देखिए, फायरेनेक्स, ये आपका फायरेनेक्स हो गया, फिर लैरेनेक्स, यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, यही आपका वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। ट्रेचियास की बात करें, ये वाइंड पाइप होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, यहाँ पे क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, सो दैट वाइंड पाइप डू नॉट कोलैप्स, जिससे जिससे क्या होता है ना, वाइंड पाइप आपका कोलैप्स ना करे एक दूसरे से, इसीलिए। इधर पॉइंट पे आप मैं बात करूं, इधर देखिए कैपिलरीज, यहाँ पे एल्वोइल सेक लाइक स्ट्रक्चर, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। एल्वोइल में आपका गैसियस एक्सचेंज होता है और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेल यानी सांस लेने समय लंग्स मूव अप एंड डायफ्राम मूव डाउन, ये वाइस वर्सा प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे, द न्यूट्रल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए हॉरिजेंटली पोजिशन बार मैग्नेट इज द, तो पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है ये किसने दिया, हैंस क्रिश्चियन और स्टेड ने। इन विच प्रोसेस इज द सॉलिड सब्सटेंस volatilized by heating and the vapor is condensated back to the solid at the cold surface, ठीक है। तो ये आपका सब्लिमेशन होता है, इमिसिबल वाटर एंड ऑयल सेपरेटिंग फनल। सब्लिमेशन में आपका देख लीजिए क्या क्या होता है, एग्जांपल एंथ्रासीन, नैप्थलीन, एमोनियम क्लोराइड, ये आपका सब्लिमेशन का एग्जांपल है। कुछ पॉइंट देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर इज लेस देन 25 केल्विन यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ एयर, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। आगे बात करेंगे, टू सेपरेट द डाई फ्रॉम इंक, अगर आपको डाई को हटाना है इंक से, ठीक है, टू सेपरेट डाई फ्रॉम इंक, उसमें हम लोग इवापोरेशन का इस्तेमाल होता है वहां पे। बट टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ डाई, डाई का कलर कंपोनेंट को हटाना है तो उसमें हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। आल्सो यूज सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। इवापोरेशन इंक्रीजेस, इवापोरेशन कब बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड, अगर ये सारे चीज आपका बढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी की बात करें, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, जितना वाटर आपका एयर में प्रेजेंट है वही ह्यूमिडिटी होता है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा
अगर आपका इवापोरेशन घटेगा। ह्यूमिडिटी इंक्रीज, रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून वाज एस्टैब्लिश्ड एज इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच ईयर वाज, यानी बोल रहा है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपको कौन सा साल में स्टेबलाइज किया गया, तो 1906 में। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस ऑफ देयर एसोसिएट पर्सन, यानी उस्ताद अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा खान क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं, ठीक है, ये बजाते हैं आपका तबला। तोताराम शर्मा पखवाज, टी.एच. विनायकरम आपका घटम, ठीक है, तबला, और ये सारा आपको पता चल गया। एक्सपोनेंट में बात करें घटम का टी.एच. विनायकरम है, जिसको विक्कू विनायकरम बोला जाता है। ई.एम. सुब्रमण्यम। पखवाज की बात करें कुणाल पाटिल, केलुचरण मोहपात्रा, इनको पद्म विभूषण में मिला 2000 में। रुद्रवीणा की बात करें सादिल अली खान, ठीक है, सादिल अली खान रुद्रवीणा बजाते हैं। असद अली खान और जिया मोलिउद्दीन दागर, ये आपका रुद्रवीणा से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक, यानी एक बुक है, बुक ऑथर का नाम जो लिखा हुआ है, हॉलोकॉस्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2, किसने लिखा, यहाँ पे नहीं है। देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपका नेल्सन मंडेला के द्वारा बुक लिखा गया है। ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ये बुक आपका बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, ये आपका माया एंजी के द्वारा लिखा गया है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये आपका 10th का नोवेल भी होता था, काफी लोगों ने पढ़ा होगा, ये एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा गया है। बिकमिंग एक बुक है जो कि माइकल ओबामा के द्वारा लिखा गया है। कुछ पॉइंट देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त, उदांतपुरी गोपाला, विक्रमशिला धर्मपाल। आगे बात करेंगे, आइडेंटिफाई द सेल दैट इज एमीबॉइड शेप, ठीक है, ऐसा सेल का नाम बताइए जो कि एमीबॉइड शेप का है, तो आपका WBC आपका एमीबॉइड शेप का होता है, ठीक है। नर्व सेल तो आपका एलोंगेटेड शेप का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमोबिया, ठीक है, एमोबिया होलोजोइक, ठीक है, यानी जो न्यूट्रिशन का मोड जो होता है एमोबिया में वो कैसा होता है, तो होलोजोइक होता है। कैसा, होलोजोइक। ब्लड, ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड होता है 55%, सॉलिड आपका होता है 45%, ठीक है, 55 फ्लूइड और सॉलिड 45%। जो फ्लूइड यानी लिक्विड पदार्थ होता है वो आपका प्लाज्मा होता है जो कि येलो कलर का होता है, 92% जिसमें वाटर होता है, 8% आपका प्रोटीन हार्मोन्स होता है। सॉलिड में बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी में, आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरेट्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है, और इसमें 2 सप्लाई लाइफ स्पेन, ठीक है, 120 दिन का इसका समय होता है लाइफ स्पेन आपका। डेड इन स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन में ये जाके मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बाई कॉन्केव शेप होता है इनका। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, डिफेंस का ये काम करते हैं, ठीक है। लाइफ स्पेन बात करें 10 से 20 दिन तक का होता है, इरेगुलर शेप होता है इनका। प्लेटलेट को आपको थर्मोबोसाइट बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में इनका काम होता है, यानी खून का जो थक्का जमना बोलते हैं उनको। लाइफ स्पेन बात करें इनका 7 से 10 दिन तक का इनका मतलब लाइफ साइकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कंट्री है, विच कंट्री वॉन द आईसीसी वुमेन चैंपियन ट्रॉफी 2022-25, तो कौन सा कंट्री ने वुमेन का जीता है आईसीसी वुमेन चैंपियन, तो ऑस्ट्रेलिया ने। हु वॉन इंडिया ओपन, इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने जीता? अगर फीमेल में बात करें एनसी यंग ने, और मेल में विक्टर एक्सेलसन ने ये जीता है। तो इसी के साथ 20 क्वेश्चन हमने कर लिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।